तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज के सेशन में मैं हूं डॉक्टर ललित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सेशन को समझें और आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत स्वागत के साथ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विदाउट एनी डिले। यदि किसी वृत्ताकार खेद जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है के बाहर से सटाकर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सवाल है, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। किसी वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है उसके बाहर और सटाकर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। If a circular field whose radius is 14 meter is to be made adjacent to the outside of 2 meter wide path, then find the area of the road। देखते हैं कितना आसान सवाल है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका एक खेत, वृत्ताकार खेत है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 है। उसने कहा इसके चारों तरफ 2 मीटर, अगर इसके चारों तरफ 2 मीटर वाला रास्ता बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 मीटर का रास्ता ये बना दिया, इसके 2 मीटर का रास्ता चारों तरफ बन गया, इसके बाहर से हटाकर 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, 2 मीटर। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ, इस बाहर वाले की कितनी रेडियस होगी, आपने कहा 14 और 2 16, तो व्हाइट वाले की रेडियस 16 है और अंदर वाले की जो रेडियस है वो 14 है। तो रास्ते इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं बाहर वाले पूरे क्षेत्रफल से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दूं येलो वाले का, तो ये डॉट मिल जाएगा ना मुझे, आपने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये बड़े वाले की त्रिज्या है और ये हो गया एक पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दूं तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो पाई मैंने कॉमन निकाला, तो आर स्क्वायर माइनस का आर, अब पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है, आपने कहा 16 माइनस का 14 स्क्वायर। अब क्या हुआ, आपने कहा पाई इंटू 16 का स्क्वायर 256 और 14 का स्क्वायर 196। कितना बचा, 16 में से 6 में से 6 गए 0, 15 में से 9 गए 7, 15 में से 9 गए 6, 60 ही रह गए, तो वही है ना। ओके, अब क्या करें, इंटू पाई मीन 22/7, बस गुणा कर दो इसकी 3.14 में, यू विल गेट आंसर 0। आपने कहा 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8 और 6 3 18, 188.40, तो आपके आंसर मिल जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बता दे, क्वेश्चन बड़े आसान है, बस अगर थोड़ा सा आप समझेंगे ना प्रश्न को तो गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आसान था, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं रखता हूँ। सिंपल सवाल था, आपने इसको आसानी से समझ लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया तो एक बार यस कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं आयुष। एक और सवाल, चलिए। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बता दो। एक वर्ग है, उसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। ये वर्ग है, ऐसे समझेंगे, दिस इज ए स्क्वायर। इस वर्ग में विकर्ण की लंबाई, विकर्ण ये हो गया, ये 6 है। अब आपको विकर्ण 6 पता लगा है, आप तो जानते हैं कि a√2 क्या होता है, 6 होता है। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं 3√2 आएगी। आपने कहा सर a निकाल लो, तो क्या करेंगे 6/√2, या आप कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √2 इंटू √2, ये होगा 6√2 अपॉन 2। तो 3√2 इसकी लंबाई होगी, इसकी भुजा कितनी होगी, 3√2, इसकी भुजा। आपने कब क्षेत्र कैसे निकालेंगे, आपने कहा सर a स्क्वायर होता है, तो हमने क्या काम किया 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 गुणा 2 18 आना चाहिए आंसर, 18। बिल्कुल, तो ये तो था, आपने पहले भुजा में बदला, फिर आपने इसको कन्वर्ट किया एरिया में, इट विल टेक टू मच टाइम। और मैंने आपको क्या बताया है, जब भी वर्ग का विकर्ण आपको दिया हो तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू डी स्क्वायर, बस 1/2 इंटू डी स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
जैसे डी में विकर्ण, तो 1/2 डी कितना दिया, 6 गुणा 6 बराबर 18। आसान है भाई, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है। कितना आसान था, अगर आपको दिया हो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने दोनों बता दिए आपको। आप चाहे इससे कर लें चाहे विकर्ण के स्क्वायर से कर लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में विकर्ण का स्क्वायर जब करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये आपको अच्छा वैल्यू भी देकर जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट नाउ क्वेश्चन डन। ओके चलो बढ़ते हैं एक और सवाल और देखते हैं एक और सवाल, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। कर दूं सर, शुरू स्टार्ट कर दें। एक और सवाल, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कर सकते, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम में हो सकता है। प्रारंभ में काम पर कितने व्यक्ति लगे थे। क्वेश्चन है, यदि कुछ व्यक्ति एक काम को 10 दिन में 40 दिन में पूरा कर सकते थे, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वह काम और जल्दी 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो आपको बताना है प्रारंभ में काम पर कितने व्यक्ति लगे थे। सवाल आपके समक्ष है और उम्मीद करता हूँ कि इसका उत्तर बड़े अच्छे से तरीके से आप देने की कोशिश करेंगे, गलती नहीं होगी, है ना। तो देखो शायद आप आसानी से समझ गए क्वेश्चन को, है ना। चलो देख लेते हैं सवाल का आंसर कैसे निकलता है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ व्यक्ति, माना हमने पहले काम पर एक्स व्यक्ति रखते थे, 40 दिनों में कर सकते थे, कुल काम कितना होगा एक्स गुणा 40, तो टोटल 40 एक्स यूनिट काम हुआ होगा। अब उसमें 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो ये एक्स प्लस 8 आदमी हो गए और काम 30 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कितना हुआ, आपने कहा 30x प्लस 240, ये तो हुआ। अब ये दोनों बराबर ही तो हैं भाई, ये वाला काम मान लो और ये वाला काम मान लो, दोनों बराबर ही काम तो हैं भाई। ये पहले इतने आदमी इस काम को पूरा कर रहे थे, अब इतने आदमी पूरा कर रहे, तो बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा। आपने कहा 40x बराबर 30x प्लस का 240, इसको मैं इधर ले आया तो 40x माइनस का 30x इज इक्वल टू 240, तो 10x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240 अपॉन 10, तो कितना आया 24 डेज। इट्स 24 डेज, इज इट क्लियर। 24 डेज में वो काम फिनिश हो, पहले जो लगे थे उसमें 24 आदमी लगे। समझ में आ गई होगी बात। अब इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे करना है, हम ऐसे भी मान सकते थे कि बराबर जितना काम मिला उसी के हिसाब से क्वेश्चन कर लेते। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल था कि पहले इतने आदमी थे तो इतना काम हो टोटल, अब इतने काम थे पूरा काम ये हो गया, तो बस आपने इसको इक्वल रख दी, यू विल गेट द आंसर। अगर मैं इसको आपको और तरीके से बताऊं, आप एक्स ही मान सकते थे कि भाई पहले था एक्स आदमी और बाद में कितने आदमी और बढ़ गए एक्स प्लस 8, तो ज्यादा आदमी आ गए तो ज्यादा काम हो गया। अब पहले कितने दिन में करते थे, पहले वो करते थे 30 दिन में, अब करते हैं 40 दिन में, बस। अब इसको सॉल्व कर लो तब भी वही बात रहेगी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। काम आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। एक और सवाल है स्क्रीन पर, ये रहा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 130 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन बाय 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग बाय 36 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए 130 मीटर लॉन्ग ब्रिज इज व्हाट। देखते हैं जवाब में आप क्या अपनी परिकल्पना लगाते हैं और क्या इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है, गुड इवनिंग, कैसे हैं रोहित जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले विदाउट एनी डिले। 36 किलोमीटर की ट्रेन है आपके साथ चल रही है और आपको बताना है जवाब क्या मिलेगा इसका। जी जवाब के लिए आतुर बैठे हैं हम लोग आपके। उम्मीद करता हूँ जवाब अच्छे से मिलेंगे आप लोगों को। बहुत बढ़िया, ओके समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या समझाया था आपको, फॉर एग्जाम्पल ये पुल है, समझ रहे हैं ना, ये पुल है और ये ट्रेन है। जब पुल को पार ट्रेन करेगी तो यहाँ पर होगी स्टार्टिंग में,
तो पुल को पार करने के लिए वो इसके फ्रंट से एंटर होगी, जहां उसके शुरू हो जाएगी पुल को पार करना, और जब पुल के पार ऐसे जाएगी तो लास्ट में जाकर पुल को जब पूरा पार कर लेगी तभी तो मानी जाएगी। यानी इसका डब्बा लास्ट वाले बॉगी के, इसका डब्बा गार्ड साहब के डब्बे से निकल जाएगी। ये मिला तो इंजन वाला डब्बा, लेकिन पार कौन सा होगा, जिसमें इंजन नहीं लाते हैं, ये बोगी यानी लास्ट वाला डिब्बा। तो यानी इसकी टोटल लंबाई इसको पार करने में कितनी लगी, प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई थी वो प्लस ट्रेन की लंबाई थी वो, इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो ये ट्रेन ऐसे क्रॉस हो गई। होगी कि नहीं होगी। अब क्या बना, ये बन गया आपका, क्या बन गया, दैट इज द डिस्टेंस, कि उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे सर पार करने में कितना समय लगेगा, कि 110 मीटर लंबी ट्रेन प्लस ब्रिज, तो टोटल पार करने में कितना समय चलना पड़ेगा, दूरी 110 प्लस 130, तो 240 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी उसको पार करने में। पहली बात तो ये होगी। हाँ यहाँ सर्दी में, मैं ही सर्दी में आ गया ना नेहा, इसलिए दिक्कत है। ओके, अब उसने कहा 36 किलोमीटर की ट्रेन है। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ट्रेन। अब गति कितनी किलोमीटर की है, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप देखो आपकी दूरी तो मीटर में है, तो ये तो काम नहीं बन रहा, दोनों को सेम में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या होता है, 36 गुणा 5/18 के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी, 240। और आपको पता है टाइम, तो अगर आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकल, डिस्टेंस कितनी है आपने कहा 240, स्पीड कितनी है आपने कहा 10, डिवाइड कर दें तो 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मान के चलो आप। क्लियर है। राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी, 24 सेकेंड में उसको वो पार कर देगा। समझ में आ गई बात पूरी, क्लियर है भाई। कोई ऐसा मेरे साथी जिसको क्लियरेंस ना हो क्वेश्चन को लेकर तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। ओके गुड, समझ में आ गई बात। 24 सेकेंड। एक और सवाल लेते हैं फिर, चलो बताओ। किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 और साधारण ब्याज 400 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है। जी, 10%, 8%, 5% या 4%। देख लेते हैं जवाब कितना मिलता है। उम्मीद पर सवाल टिका है और बहुत ही तरीके से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर जवाब मिलने की उम्मीद बड़ी है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कैसे निकालोगे। आपने कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, आपने माना कि मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और जो इनिशियल अमाउंट है वो पी है। तो आप क्या करेंगे, आपने निकाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपने निकाला चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 अब आपको इन दोनों को घटाना है, तभी तो लगेगा दर। और कितना आना, इस तरह से आप सवाल करोगे जो बहुत ही टिपिकल मेथड हो जाए, जो बहुत ही मुश्किल हो जाए। और मैंने क्या बताया, अब मैं आपको स्मार्ट वे समझाता हूँ। इससे करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। अगर आप इससे करोगे तो यू विल टेक मच टाइम, है ना। तो देखो समझने की कोशिश करना इस सवाल को हम कैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो यानी 1 वर्ष का, पहले वर्ष का 200 रुपए और अगले वर्ष का भी वो 200 रुपए है। ये होता है साधारण ब्याज का नियम। क्या होता है, कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो बाकी वर्षों के साधारण ब्याज के, उसका साधारण ब्याज हमेशा इक्वल चलता है। तो 200 का साधारण ब्याज आपके सामने आया। ओके, अब क्या करें, 200 का इधर 200 का इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले साल में 200 ब्याज, और ये आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का 200 रुपए होता है। वैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। तो जब 410 में से 200 आपने निकाले, 210 रुपए बचे यहाँ पर। अब लेकिन एक्चुअल ब्याज तो 200 रुपए है, इसका मतलब क्या है, कि 200 रुपए ब्याज प्लस 200 रुपए ब्याज पर ब्याज 10 रुपए,
भाई ब्याज पर ब्याज ही तो होता है। भाई हर साल 200 मिलेंगे, पहले साल भी 200, दूसरे साल भी 200, तीसरे साल भी 200, साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल 200, अगले साल 200 प्लस 200 का ब्याज। तो आपने क्या देखा, यानी आपको 200 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज मिल गया, 10 रुपए का ब्याज मिल गया 200 रुपए पर। और कैसे परसेंटेज बदलते हैं, 100 की गुणा कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं, 100 दूनी 200, 2 से डिवाइड करें 5%, राइट। ये तो हुआ बिल्कुल। और भी इसे शॉर्ट कर देता हूँ, इससे और भी शॉर्ट कर देता हूँ, देखो कैसे और शॉर्ट समझ लो। आपने कहा 2 वर्षों का ब्याज दिया है, आपने कहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए था और साधारण ब्याज 400 था, आपने घटा दिए, तो ब्याज का अंतर कितना है, 10 रुपए। तो 10 रुपए का ब्याज कब मिलेगा, वो 400 पर नहीं मिला है, 2 साल का ब्याज है ना, 200 200, तो वो 200 रुपए में मिले 10 रुपए। बस अब कर लो ऐसे सवाल, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, तब भी आपको 5% ही आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा आपको अच्छा लगा, पहले वाला का बाद वाला, तो दूसरा वाला ज्यादा पसंद आया ऐसा मुझे लगता है। आप पक्का कहे तो दूसरा वाला अच्छा लगा, पहले वाला तो मुश्किल था, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, ये वाला अच्छा है ना। तो राइट ऑप्शन आपको मिला 5%, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसी बात पर एक और सवाल आपकी तरफ बढ़ाता हूँ और चाहूंगा एक सवाल और आप करके मुझे बताएं। एक दुकानदार अपने माल का दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ाता है, तब ग्राहक को 10% का छूट प्रदान करता है, तो इसे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। एक दुकानदार अपने माल का दाम पहले 10% बढ़ा देता है और तब ग्राहक को 10% की छूट प्रदान करता है, तो इस सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना, ना लाभ ना हानि, 1% की हानि, 1% का लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है साहब। और यहाँ पर जवाब बहुत ही सुंदर सा तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सवाल बड़ा आसान, करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल समझने की कोशिश करना, अपने माल का दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ाया उसने और फिर 10% कम कर, तो शायद आपको याद है ना, एक हमने बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ आपको, आपको याद होगा, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव परसेंटेज, है ना। तो ए कितना 10% बढ़ा, तो ए का वैल्यू प्लस का 10, बाद में 10% कम हुआ तो माइनस का 10, अब दोनों की गुणा कर दी, 10 गुणा माइनस का 10, 10 से 10 कट गया, तो माइनस का 100/100 बराबर -1, और -1 क्या शो करता है, दैट इज -1% का मतलब क्या है, घाटा, नुकसान, हानि, तो 1% का लॉस। समझ में आ गया। आप चाहे तो इसको 100 मान के भी कर सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब जिन लोगों को समझ में ना आया हो इस तरह से, तो मैं उनको 100 मान के बता देता हूँ। देखो 100 मानने वाली बात ये थी कि उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए को उसने पहले 10% बढ़ाया, तो 110% कर दिया ना, 100 रुपए हो गए 110 रुपए का, भी जो सामान का मूल्य 110 रुपए है, उसने 110 पर छूट दे दी 10% की, तो 90% की छूट दे दी 99। अब उसे 99 का बेच रहा है, यानी 100 रुपए का उसका सामान था, पहले बढ़ाने पर वो 110 हुआ, डिस्काउंट देने पर वो 99 का रह गया, तो 100 रुपए की चीज उसने 99 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का हुआ ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। जैसा आपको अच्छा लगे यू कैन अप्लाई। एक और सवाल बढ़ते हैं भाई, और देखते हैं एक और सवाल में आप किस तरह का देने की कोशिश। दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में हैं, दोनों में 9 जोड़ने पर उनमें 16 और 27 का अनुपात हो जाता है, तो दोनों में से कोई एक संख्या बता दो कौन सी, इन दोनों में से कौन सी एक संख्या दी हुई है आपके साथ। एक संख्या है जो 5 और 9 के अनुपात में है। ये मैंने आपको 2-3 तरीके से बताया सवाल, अब जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको तरीका बता दूं, दो संख्या 5 और 9 के अनुपात में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा 5 और 9 के अनुपात में है, तो 5 x/9 ऐसे तो करते हो आप, प्लस का 9 जोड़ दिया, ये बन गया 16/7। ठीक है भैया, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, आप बनेगा 27 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 100, x माइनस 27 9 7 63, और 9 दूनी 18 और 6 बराबर 144।
प्लस 144, ये बराबर आ गए। अब इनको जोड़ें और घटाएं, तो इसको इधर ले इसको उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा 135x माइनस 144x इजिकल टू 144 माइनस 243। तो कितना हुआ भाई, 14 में से 5 गए 9, तो कितना हुआ 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9 माइनस का x इजिकल टू 11, x का वैल्यू 11। संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, आपने कहा सर संख्या कौन कौन सी होगी, आपने कहा एक तो होगी 11 पंजे 55, एक होगी 11 99, तो इनमें से 99 दी हुई है। ये 5x था ना, ये x मान के बताया 5x बराबर 5 गुणा 11 और 9x बराबर 9 गुणा 11। तो ये बहुत टाइम लिया आपको सवाल सोल्व, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी। तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया कैसे करते हैं, शॉर्टकट शायद आपको याद हो, शॉर्टकट कैसे करते हैं उसको भी समझ लो। हमने कहा दो संख्या थी 5/9 अनुपात में, कितना अनुपात बन गया 16/27 वो हो गया। 5/9 था 16/27 हो गया। हमने इनका डिफरेंस देखा कि इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें कितने का है 7 का, इसमें है 11 का, दोनों में अंतर देखा ना, इसमें 4 का डिफरेंस इसमें 11 का डिफरेंस। तो हम अब तो बराबर नहीं, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और 11 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 11 पंजे 55 अपन 11 नाम 99, ये क्या हो जाएगा 16 चौके 64 बटा 27 चौके 7 चौके 28 7 दूनी 14 और 2 16, निकल गया 7 चौके 28 4 दूनी 8 और 10, ठीक है ना इतना 100। अब क्या करें, इनका डिफरेंस देखो बराबर होगा, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखे तो कितने का, आपने कहा 9 का अंतर है और वो 9 का ही अंतर बता रहा था, तो संख्या 99 आ गई। क्लियर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने, वही मैंने किया बाद में। तो आप पहले बेसिक तरीका ऐसे अपना सकते हैं, उसके बाद आप तरीके को ऐसे कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, आप लॉन्ग कट भी अपना सकते हैं, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप उसको कैसे करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको उचित लगे यू कैन डू योर क्वेश्चन एज पर योर ऑन चॉइस। एक और सवाल, 15,000 रुपए के बिल पर 50% की कटौती कर देने में अथवा 30% तथा 20% की दो क्रमिक कटौती देने में क्या अंतर है। यानी अब 15,000 का एक बिल है, उसमें आपने एक पर 50% की कटौती कर दी और फिर हमने दो 30% की 20% की दो अलग अलग क्रमिक लगातार कटौती कर दे दी, तो दोनों में कितना अंतर है, कितने रुपए का अंतर आएगा ये आपको बता। तो यानी दोनों का डिफरेंस बताना है, 15,000 का बिल है, एक बार 50% की छूट दे दी, एक बार 30% की और एक बार 20% की दे दी, तो दोनों में अंतर क्या है 0%, 450 रुपए का, 900 रुपए का, 1,000 रुपए का। तो समझने की कोशिश करना सवाल को, 15,000 का एक बिल है, 50% की कटौती कर रही है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसमें एक छूट 50% की, दूसरी क्या है दो क्रमिक छूटें हैं, और मैंने दो क्रमिक छूटों के बारे में क्या बताया था, आपको याद है ना, कुछ ऐसा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और मैंने बताया छूट हमेशा क्या होती है, घाटा होती है, नुकसान होती है, तो नेगेटिव नंबर लेंगे इन दोनों के। तो माइनस का 30 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 30 × 20 बटा, तो ये हो गया माइनस का 50 प्लस का 6, तो कितना हुआ आपने कहा माइनस का 46। तो ये 46% का डिस्काउंट है। अगर आप 30 और 20% के दो डिस्काउंट देंगे तो वो अकेले 46% के डिस्काउंट पे होगा, ये 50% का था, तो 4% का अंतर आया ना, 50 माइनस का 46, तो 4% का अंतर है इन दोनों के बीच में। अब 15,000 का 4% कितना होगा, 15,000 का 4% निकाल दो, 15 चौके 60, 600 रुपए। 900 क्यों लिखा हुआ है, ओहो माफ करना 44%, 6 आएगा 90 900, ठीक है 900। इज इट क्लियर, बात समझ में नहीं, आप अगर स्टार्टिंग में निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ी बड़ी राशियों के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको घटाना था 50 में से 4 गए तो 6 गए तो 44 बचे,
44% का यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, तो देखा 6% की कमी थी, इसमें 6% का अंतर था, और 15,000 का 6% कितना था, 900 रुपये। राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी, 900 रुपीज। क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अखिलेश ने पूरा सोल्यूशन करके भेज दिया मुझे। इट्स वेरी नाइस। इस तरह से आप अपने आंसर्स को करते रहें, सवालों को समझते रहें। काफी अच्छा उत्तर देने का प्रयास था आपने, काफी अच्छा उत्तर भी दिया। एक और सवाल की बात करते हैं फिर अब आगे। एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, इसको कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? एक साइकिल है, उसको 800 में बेचने पर 20% की हानि हो गई, तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ? आप आपको ये बताना, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और ये सवाल बड़े आसान है, ऐसे सवाल एग्जाम में फंस भी जाते हैं, आ जाते हैं, और आपको इनका आंसर इतना इजी होता है कि आप इन सवालों को एक बार में हल कर सकते हैं, बहुत ही छोटे से समय में इनको सॉल्व किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। देखते हैं आप क्या चाहते हैं और जवाब क्या देते हैं। एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने से 20% की हानि हुई, इसको कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ? बाय सेलिंग ए साइकिल फॉर रुपीज 800 देयर इज ए लॉस ऑफ 20%, for how much should it be sold so that there is a profit of 10%? तो समझा देता हूँ। उसने बोला है कि साइकिल का जो एक्चुअल मूल्य था वो 100% रहा होगा, 100% से उसने 20% घाटे पर बेच दी, यानी वो 80% में बेची होगी, तो 80% का वैल्यू कितना है? आपने कहा 800 रुपए। वो बोल रहा है कि 10% लाभ पर, यानी वो 10% लाभ कितना हो गया, वो चाह रहा है उसे 110% में बेचे, तो कितना आएगा आंसर? समझ में आ रहा है? अगर वो 10% लाभ पर बेचेगा तो 100% में प्लस 10 कर दिया आपने, कितना हुआ? आपने कहा 800 मल्टीप्लाई बाई 110 अपन 80, 10 बार, तो 1100 रुपए में बेची जाएगी वो साइकिल, तो उसे 10% का लाभ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लियर। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और एक दो सवालों के बारे में और आपसे बात। क्लियर है? आसान था, चलो एक को ले लेते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 articles is equal to the selling price of 12 articles. The percentage of profit and loss in the transaction will be what? जी, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन मिल रहा है, देखो कितना आसान था। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं हम? उसने बोला 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो आप ऐसे लिख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 किसके बराबर है? आपने कहा 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, तो मैंने कॉस्ट प्राइस इधर ले लिया, सेलिंग प्राइस इधर लिया है हमें, तो मैंने देखा सीपी अपॉन एस, कितना हो गया? आपने कहा 12/16, ये तो हो जाएगा। फिर जब आपने सीपी को तो यही रखा, एसपी इधर लिया है, 16 उधर भेज दिया, कटिंग पटिंग करें तो 4 तिया 12 और 4 से, यानी सीपी और एसपी कितना है? 3/4। तो सीपी 3 एसपी 4, इसका मीनिंग क्या है कि आपने कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को आपने 4 रुपए में बेच दिया, तो फायदा हुआ कि नुकसान? आपने कहा प्रॉफिट होगा सर, है ना? तो क्या करेंगे, दैट इज सीपी अपॉन एसपी, 3/4, कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 4, तो फायदा हुआ ना, 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हो, कितने का? 4 - 3 बराबर 1 रुपए का फायदा, कितने पर? सीपी 3 था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हुआ? 100/3, दैट इज 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ऐसे सवाल जब भी आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए तो घबराने का नहीं, बस इस तरह से कर देना, उसको बराबर रखकर सीपीएसपी का प्राइस निकाल लेना, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी इशू? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, समझ में आ गई बात।
बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बात आपसे करते हैं। खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, मैं इधर कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। चलो एक और। शोधक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या? व्हाट इज द एवरेज ऑल इवन नेचुरल नंबर्स? शोधक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। बड़ा आसान सवाल है। हालांकि इस सवाल को अगर हम देखें तो संख्या के शोधक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत, तो शोधक की प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 100 ही तो होंगी। तो अगर हम इसको बेसिक तरीके से निकालें तो आपको टीएन निकालना पड़ेगा। टीएन पदों की संख्या क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन लास्ट टर्म कितनी है? 400। ए कितना है? 2, एन का नहीं पता, और डी भी कितना है? 2। तो आपने कहा ओके, तो कर देते हैं। तो आपने क्या देखा? 100 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस का 2 से 2 कट गया, तो n कितना आया? 100/2 बराबर 50। तो पद कितने? 50 है। ये तो आपने बेसिक तरीका लगाया। आपको मैंने बताया भी है कि जब आप लगातार संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें आधी इवन और आधी ऑड होती हैं। अगर शोधक की संख्याएं पूछेंगे तो उसमें आधी इवन और आधी ऑड होगी, है ना? तो 50 इवन 50। अब आपको पता है ना, इवन नंबर की अगर मैं बात करूं, इवन नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। तो n कितना हुआ? 50 इंटू 50 प्लस 1 बराबर 50 गुणा 51। आपने मल्टीप्लाई कर दी, 0, 5, 25 ऐसे। और एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट, 50 का डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 51। तो 51 आंसर था, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। इससे एग्जाम में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, लेकिन बेसिक प्रोसेस तो यही है। तो एडवांस में कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, वो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने कहा था आधी इवन आधी ऑड। 100 में आधी 50 जो नंबर है वो इवन है, 50 नंबर जो ऑड है निशान। अब क्या करें? 50 इवन 50 ऑड। और जब सम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n प्लस वन, दैट इज बस नंबर ऑफ टर्म प्लस वन। 50 में बस एक जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा क्या। या आप ऐसे भी जानते, प्रथम पद में प्लस अंतिम पद। प्रथम पद कितना है? 2, अंतिम पद कितना है? 100। इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 102/2, देन यू विल गेट 50। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, आप जो चाहें उसको अपना सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना जरूरी है। जब आपको तरीका पता होगा तो आप आसानी से आंसर कर लेंगे। ओके, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। आपने बहुत अच्छे से सवाल को समझा है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। क्लियर है सबको? एक और सवाल। 24 सेबों को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग के 7 गुने तो दूसरे भाग के 5 गुने का योग 146। पहला भाग कितना था? 24 सेबों को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग के 7 गुने तो दूसरे भाग के 5 गुने का योग जो है वो 146। पहला भाग कितना? तो देखते हैं आपका जवाब। वैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो, अगर आप चाहेंगे तो ये एक बार में हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन मिला सबसे दे 13। देखो, अब भाई ऑप्शन में इसको कर सकते थे, सिंपल। देखो, अगर मैं भाई ऑप्शन करके बताऊं तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन चूज किया। अगर 24 से में से 13 पहला भाग है तो दूसरा भाग 11 हो गया। उसने कहा पहले भाग का 7 गुना, तो इसमें 7 की गुना कर दें। दूसरे भाग का 5 गुना, ये 55 हो गया। दोनों को जोड़ दें, 146 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन वाला तरीका रहा। वैसे कैसे कर सकते थे? देखो, वैसे कैसे कर सकते थे उसको भी देख लेते हैं। 24 शब्दों को दो भागों में इस पर बांटा गया कि पहले भाग के 7 गुने और दूसरे भाग के 5 गुने। तो मैंने माना पहला वाला भाग x है, दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स।
इस भाग का पहले वाले का 7 गुना और दूसरे वाले भाग का 5 गुना, इन दोनों को ऐड करें तो 140 आ जाए। तो कितना हुआ 7x प्लस 120 माइनस का 5 बराबर 140 को उधर भेज दें तो 2x बराबर 140 माइनस 100 दैट इज 26। x बराबर 26/2 बराबर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? बहुत बढ़िया। हाँ अखिलेश, हाँ आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, नो वरी। एक और सवाल, तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में हैं, उनका औसत 25 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीन संख्याएं हैं जो 4:5:6 के रेशो में है, उनका औसत 25 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? Three numbers are in the ratio 4:5:6 and their average is 25. Which of the following is the largest number? 30, 32, 36 या 42? जी, तीन संख्याएं और उनका औसत। देखो तीन संख्या दी है, उनका अनुपात भी दिया है, उनका औसत दिया है 25। तो बहुत सिंपल सा तरीका था, अगर आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी थी आपको, ऑप्शंस आपके सामने। क्या बात है, बहुत ही फास्ट आंसर, क्या बात है, एकदम तेजी से मिला आंसर। देखो तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है, कोई बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब संख्याएं नहीं दी हैं तो अनुपात तो दिया, उसी के साथ वो एक्शन परफॉर्म कर दो। तो क्या करें, 4, 5 और 6। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं इन तीनों का औसत निकालूं, 4 + 5 + 6, इनका ही औसत निकाल दिया मैंने, तो 15/3 बराबर 5। तो 5 औसत है अकॉर्डिंग टू इस अनुपात के। लेकिन क्वेश्चन में कितना 25 है, तो 5:25 के बराबर 1:5 के बराबर आ गया। कैसे करेंगे, 25/5 बराबर 5, ठीक है ना, 1:5 के बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1:5 के बराबर आ गया। और ये अनुपात क्या था, पहले उसने बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़े अनुपात वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, तो ये 6 था, 6 × 5 बराबर 30। सबसे बड़ी संख्या 30, उससे छोटी 25 और सबसे छोटी 20, ये संख्या है। गुड इवनिंग वर्षा। ओके, बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल, एक और नया प्रश्न आपके सामने रखता हूँ और जानूंगा इसका भी आंसर आप। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? A's income is 10% more than that of B. By what percentage is B's income less than A's income? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप चाहेंगे तो बहुत तेजी से इसका उत्तर दे पाएंगे। यस, देखते हैं। देखो मैंने कैसे बताए थे इन सवालों का आंसर। आप चाहें तो ए की आय बी की आय से, तो आप मान सकते हैं कि बी की आय 100%, तो ए की 110 हो गई। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, कुछ मत करो, 10% है ना, उसका फ्रैक्शन बदल लो। फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/10। तो नहीं, अधिक का मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन 1/10। अधिक के लिए क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे बस, 10 + 1, तो यानी 1/11 कम है। अब 1/11 को फ्रैक्शन में बदल लो, 100 की मल्टीप्लाई, 100/11 फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो 11×9 = 99, 9 सही 1/11 कितने परसेंट का, कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, ना ही तो आपको एक्स मानना, ना ही वाई मानना। ऐसे सवालों में तो कुछ नहीं करना, बस आपको सवाल दिखा और आपने उसको चूज कर दिया और सीधा सीधा इसका आंसर दे डाला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते 10/110 × 100, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे, जितना आपको अच्छा लगे यू कैन डू, पर सवाल होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है, कि 10% अधिक है कितने पर, आपने कहा 110 पर × 100। जब आप करोगे तब भी वही मिलेगा आपको, अभी का कुछ थोड़ा तो मिल जाएगा कम क्या। तब 10
कम है 110 पर, 100 की गुणा कर दो, देन यू विल गेट द सेम। हाँ, अगर उसने कम पूछे शशि, उसने बोला, अगर सवाल में वो ऐसे बोल देता कि भाई 10% कम है, तो यहाँ पूछा कितनी अधिक होगी। तो कम का मतलब क्या, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपने कहा 1/10। उसने कम करने को बोला तो कम कर दो, ऊपर वाली में से नीचे वाली, तो 1/9 आ गया। 10 में से कम हो जाएगा, 9 बचेगा ना। अब 1/9 का फ्रैक्शन बदल दो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो 11 से 1/9% इसकी अधिक हो जाएगी। क्लियर है? कम करे तो घटा दो, अधिक बोले तो जोड़ दो। दैट्स इट, इतना सा काम करना है, कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस काम को करने में, मुझे तो लगता नहीं आपको कोई समस्या होने वाली है। एक और सवाल लेता हूँ आपके सामने, चलो। x के 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या x को किससे गुणा, संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन है, x के 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या x को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। The number obtained by adding 5% of x to x can be obtained by multiplying x by any number। क्या घुमाने वाला सवाल है, सवाल मुश्किल नहीं है, बस आपको करना आना जरूरी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है जी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो आपको सवाल बताना है, x के 5% को x में जोड़ने पर संख्या आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है सवाल? कि x के 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या x को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। समझ लो पहले क्या मतलब है इसका। x के 5% को x में जोड़ने पर, x का 5% को x में जोड़ने पर, तो जो संख्या प्राप्त हो, देखते क्या मिलता है, पहले इसको देख लेते हैं। अपने का देख लेते हैं, ये हुआ 1/21/x, तो 21 होगा ना, 20x प्लस x, 21x/100 हो गया ना। इस डिवाइड कर दें 1.05, यही आएगा ना। तो यानी ये जो संख्या है, ये जो आई है, उसने कहा x को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि ये आ जाए। आपने कहा सर x में अगर 1.05 की गुणा कर दोगे तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1.05। तो सवाल को समझो, उसने बोला है इसमें किस, ये तो जो संख्या प्राप्त होगी, x में मैं किस चीज की गुणा करूं जो ये दोनों बराबर हो जाए। तो भाई अगर इधर वाली संख्या 1.05x आ रहा है, तो x में तो आपको इसी की गुणा करनी पड़ेगी ना, दोनों को बराबर करने के लिए। हाँ कि ना? हाँ, कितना आसान था, एक बार में आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, इस तरह से आप जवाब देते रहेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होता है, काफी अच्छी तरीके से आप आंसर देते हैं, दैट्स राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी दोस्तों को बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।